कंटिन्यू करते हुए यहां पर आप देखोगे हमने फॉर और टू के इस्तेमाल पे स्ट्रेस दिया है। ये भी मुझे नेट से मिला था और काफी अच्छा लगा, और इसको अगर हम ध्यान रख सकते हैं तो हम शायद कभी भी फॉर और टू किसको इस्तेमाल करना है इसमें कभी भी हम कंफ्यूज नहीं होंगे। पहले तो कि कब फॉर का इस्तेमाल करना है, कब टू का इस्तेमाल करना है, ये हम के लिए या को के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं, फॉर या टू को। और भी जगह फॉर का इस्तेमाल आप देख चुके हैं, जब हम पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हैं तब भी हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं। आप आगे देखोगे जब हम कहीं रीजन देने की बात करेंगे तब भी हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे। तो बेसिकली यहां पर आप देखोगे तो ये समराइज्ड फॉर और टू का इस्तेमाल है। यहां पर टू का इस्तेमाल लिखा हुआ है। जब भी हम किसी मंजिल पर जाने की बात करते हैं, ऑलरेडी बता चुके हैं वी आर गोइंग टू दिल्ली, तब टू का इस्तेमाल होगा। हिंदी में इसका कोई ट्रांसलेशन नहीं दिखाई पड़ेगा आपको। बिफोर इन टाइम इट इज अ क्वार्टर टू टू। जब हम समय बताने की कोशिश करते हैं इंग्लिश में, और जैसे हम टू के बारे में बात कर रहे हैं, क्वार्टर टू टू का मतलब है 1:45। तो 1:45 को जब हम बताने की कोशिश करेंगे तो हम कहेंगे क्वार्टर टू टू। तो जो समय बचा हुआ है 2 बजने में, सो इंग्लिश की घड़ी हमेशा ऐसे चलती है। सो सपोज ये आपके 12 बज रहे हैं, सो यहां तक तो हम 12 के रेफरेंस में बोलेंगे कि यहां तक हम पास्ट के टर्म्स में बोलेंगे। तो हम बोलेंगे सपोज यहां पर आया तो हम बोलेंगे 12:15, 12:30, ऐसा बोलेंगे। यहां वाली घड़ी क्वार्टर टू के रेफरेंस में चलती है, तो यहां पे तो हम पास्ट बोलते हैं, यहां पे हम टू बोलते हैं। तो अगर ये बज रहे हैं, यहां पे घड़ी है और 12 बजने वाले हैं सपोज, या फिर मान लीजिए ये घड़ी पूरा जब घूमेगी तो आपका 1 बज जाएगा। तो जब यहां पे होगी ये वाली सुई ऐसे घूम के आ जाएगी यहां पे, तब आप बोलोगे क्वार्टर टू 1। सो दिस इज 12, दिस इज 1। सो इंग्लिश में घड़ी इस हिसाब से चलती है। जैसे हम 1:45 बोल देते हैं, या हम भी बोलते हैं 1:45 बज गया है। सो 1:45 इज क्वार्टर टू टू, 1:30 इज 1:30, 12:30 इज 12:30, 12:15 इज 12:15। तो सवा और आधा जो है वो पास्ट के टेंस में बोला जाएगा, पास्ट के साथ बोला जाएगा। और 1:45 जैसी जो चीज है जिसमें 15 मिनट बच रहे हैं, वहां पर हम 1:45, 1:45 बोलते हैं ना। तो 1:45 वाली चीज को हम टू के साथ बोलते हैं, क्वार्टर टू टू। ड्यूरेशन, वी विल बी इन द ऑफिस फ्रॉम 5 to 6। तो जब हम एक समय अवधि बता रहे होते हैं, जैसे हम बोलेंगे हम 5 से 6 तक, तो यहां पर 5 से 6 तक के लिए फ्रॉम 5 to 6 आ रहा है। से के लिए आप कह सकते हो फ्रॉम का इस्तेमाल हो रहा है, और तक के लिए आप कह सकते हो टू का इस्तेमाल हो रहा है। सो के लिए के अलावा और भी प्रीपोजिशंस की जगह लेता है टू। आप देख सकते हैं फ्रॉम 5 to 6, 5 से 6 तक। कंपैरिजन, ही won by 2 games to 3, I prefer sleeping to working। तो जब भी हम दो चीजों का कंपैरिजन कर रहे होंगे, मैं सोने की जगह काम करना पसंद करता हूं, तो सोने की जगह काम करना पसंद करता हूं, तो आप कह सकते हो की जगह जैसी चीज के लिए टू का इस्तेमाल हो रहा है। He won by 2 games to 3, वह 2 के मुकाबले, 2 की जगह 3 गेम से जीत गया है, वह 2 के मुकाबले 3 गेम से जीत गया है। तो इस तरह के जो वाक्य होंगे वहां पर टू का इस्तेमाल होगा। रिसीवर, ये इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है क्योंकि यहाँ पर के लिए को वाली सिचुएशन आ जाती है। आई गेव द प्रेजेंट टू हर, मैंने तोहफा उसको दिया, तो को के लिए यहां पर टू का इस्तेमाल होगा। आई गेव द प्रेजेंट टू हर। जब भी कोई व्यक्ति या कोई भी चीज किसी दूसरी चीज को रिसीव कर रही होगी, रिसीवर होगी उसकी, वहां पर हम टू का इस्तेमाल करेंगे। अब चलते हैं फॉर के पास। दिस इज फॉर यू, यह आपके लिए है। तो के लिए तो आ ही रहा है, के लिए हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे।
आप ज्यादातर देखेंगे के लिए फॉर का ही इस्तेमाल होगा, कहीं कहीं पे डू का भी इस्तेमाल हो जाएगा। लेकिन ये किस सेंस में हो रहा है, जब कोई चीज आपके लिए ही की गई है या वह आपकी है, आपसे संबंध रखती है, या आप ही के लिए की गई है, इरादा जो था वो आपके लिए कुछ करने का था, वैसे में हम के लिए फॉर का इस्तेमाल करते हैं। दिस इज फॉर यू। जैसे मैंने उदाहरण दिखाया था पहले आपको, टॉयज फॉर द चिल्ड्रन। सो टॉयज फॉर द चिल्ड्रन का जो अगर हिंदी आप देखेंगे तो वो होगा बच्चों के लिए खिलौने। सो जो उससे क्या हमें फीलिंग आ रही है कि वो जो खिलौने थे वो बच्चों के ही थे, बच्चों से ही संबंध रखते थे, तो वहां पर फॉर का इस्तेमाल होगा। लेंथ ऑफ टाइम हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, जब पीरियड ऑफ टाइम होगा या लेंथ ऑफ टाइम होगा तो हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे। एन अरेंजमेंट, अगर हमने कोई अपॉइंटमेंट लिया है, मैंने 3 तारीख का अपॉइंटमेंट लिया है, तो या फिर मैंने 3 तारीख के लिए अपॉइंटमेंट लिया है, तो यहां पर हिंदी में का या के लिए दोनों प्रयुक्त हो सकते हैं। मैंने 3 तारीख के लिए ज्यादा शुद्ध होगा, के लिए अपॉइंटमेंट लिया है, तो वहां पर फॉर का इस्तेमाल होगा जब भी हम कोई अपॉइंटमेंट या कोई अरेंजमेंट करेंगे। इन फेवर ऑफ, जब भी इन फेवर ऑफ जैसी बात हो रही होगी, आर यू फॉर और अगेंस्ट न्यूक्लियर आर्म्स, क्या आप न्यूक्लियर आर्म्स की तरफ या उसके विरुद्ध हैं, तो वहां पर जो फॉर है वो की तरफ के लिए इस्तेमाल हो रहा है। जब भी कोई इन फेवर ऑफ वाली बात होगी तो वहां पर फॉर का इस्तेमाल होगा। रीजन, व्हाट डिड यू डू दैट फॉर। इस तरह के सेंटेंसेस में व्हाट डिड यू डू दैट फॉर का काम होता है क्यों किया पे स्ट्रेस देना। व्हाट डिड यू डू दैट फॉर, दैट मतलब वैसा, किया आपने, व्हाट फॉर बेसिकली स्ट्रेस देता है क्यों किया, वैसा आपने क्यों किया। तो जब भी हमें रीजन मांगना होता है किसी से, हिंदी में आप देखेंगे तो फॉर का ट्रांसलेशन नहीं दिख रहा होगा, बट इस तरह के सेंटेंसेस में आप फॉर का प्रेजेंस देखोगे। इसे अभी स्किप कर सकते हैं आप, अभी इसे हम बाद में भी देख सकते हैं कि कभी कभी हमारे क्वेश्चंस प्रीपोजिशंस के साथ एंड होंगे, तो कब होंगे वो। पर्पस, खैर इसका तो हिंदी ट्रांसलेशन भी सेम होगा। लेट्स गो आउट फॉर अ मील, चलिए खाने के लिए बाहर चलते हैं या खाने को बाहर चलते हैं। तो यहाँ पर आप के लिए भी देख सकते हैं और कहीं कहीं आप को भी देख सकते हैं। मुझे लगता है के लिए शायद ज्यादा शुद्ध हिंदी होगा, बट हम शायद को का भी इस्तेमाल करते हैं। मूवमेंट टूवर्ड्स, दे लेफ्ट फॉर दिल्ली दिस मॉर्निंग, वे दिल्ली की तरफ निकल गए हैं। या फिर जैसे ये तो वैसा हो रहा होगा कि आप गुड़गांव में रहते होंगे, ही लेफ्ट फॉर दिल्ली दिस मॉर्निंग, मतलब एक छोटी सी दूरी पर रहते होंगे इस जगह से, ज़्यादा ऐसा नहीं होगा कि आप भोपाल में रहते होंगे। जैसे हम बोल सकते हैं कि शमशाबाद से आप भोपाल की तरफ निकल गए हो, सो ही हैज़ लेफ्ट फॉर भोपाल, वह शमशाबाद वह भोपाल के लिए निकल गया, तो के लिए की जगह फॉर इस्तेमाल होगा। ऑन बिहाफ ऑफ, अब जब आप किसी की मदद करना चाहते हैं और वहां पर किसी की तरफ वाली बात आएगी, जैसे कि आई हैव कट माई फिंगर, कुड यू प्लीज राइट ए नोट फॉर मी, क्या आप मेरे लिए एक नोट लिख सकते हो, तो क्या आप मेरे लिए, तो के लिए जैसी भावना आ रही है यहां पर, उस केस में हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे। सारे जगहों पे सारे प्रीपोजिशंस का यूज आपको याद नहीं करना है, आप पढ़ते रहिए, ये अपने आप आपके दिमाग में रजिस्टर होते रहेंगे कब किस प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करना है। हम प्रीपोजिशंस की काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करने वाले हैं, क्योंकि ये काफ़ी कंफ्यूजिंग भी होता है और काफ़ी गलती देखी गई है प्रीपोजिशंस के इस्तेमाल में, तो हम हमेशा इस पर ज़्यादा स्ट्रेस देंगे और इसके लिए एक्सटेंसिव प्रैक्टिसेस करवाएंगे ताकि प्रीपोजिशंस में आप गलतियां ना करें।